ऑलराइट, चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द आरटीआई सेशन। फटाफट आरटीआई सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। क्या क्या सर नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते रहते हो आप। चलो जी, मजा आएगा। मैं फ्रेंकली बताऊं आपको ना, बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी थ्रू दिस सेशन एंड अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस विल आल्सो बी रिमूव्ड, सो या इट शुड बी फन। देखो क्या कहते हैं ये। चलो जी, तो सबसे पहले मैं कॉपी खोल देता हूं बच्चे की। सो इसने, अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे कितने हैं, 70 मार्क्स हैं। ठीक है, 70 में से कितने आए हैं, ही हैज सिक्योर्ड 46 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितने थे सर, इसके टोटल आए हैं 72 मार्क्स। ठीक है, तो 72 का मतलब है 72 में से 46 अगर यहां है तो एमसीक्यूज में कितने गए, एमसीक्यूज में यू कैन से 26 मार्क्स चले गए। सो 26 मार्क्स आउट ऑफ 30, आई थिंक इट्स ऑसम स्कोर इन एमसीक्यूज, एंड 46 आउट ऑफ 70 इज सुपर ऑसम इन थ्योरी। चलो जी, देखते हैं क्या क्या आए हैं पॉइंट्स। प्लीज अपने हाथों पे ना थोड़ा कंट्रोल रखना, ताकि ये जो हो रही है चीजें ये ना हो। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4A। इन क्वेश्चन 4A अगर आप देखोगे, बैंक ऑडिट का ये क्वेश्चन था। इट इज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। ये क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के लिए आपके इंटरनल कंट्रोल्स की बात करता है। सो दिस क्वेश्चन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी वेरी 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 वेल कवर्ड इन द क्लास। हम पूरा वो जो फ्लो चार्ट बना के चलते हैं कि प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए एप्लीकेशन की, उसके बाद जो कार्ड्स हैं उनका स्टोरेज सही होना चाहिए, इशू सही होनी चाहिए। जैसे ही आपने उसको ट्रांजेक्ट किया, मर्चेंट बैंक को रिपोर्टिंग होगी। सो यू कैन सी द वे ही हैज प्रेजेंटेड द आंसर। क्या ये आंसर काफी नीट लग रहा है? आंसर इज यस, बड़ा नीट आंसर लग रहा है। क्या जो इंपॉर्टेंट और कीवर्ड्स हैं इसने अंडरलाइन किए करे हैं? क्या सर इसने कहानियां बनाई हैं? पता कर लेते हैं, पता कर लेते हैं कहानियां बनाई है कि नहीं बनाई। दिस क्वेश्चन वाज अर्लियर आस्क्ड बाय आईसीआई, आई थिंक इन नवंबर 19। तो पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं मैच भी हो जाएंगे। ये देखो, चलो जी, सबसे पहला पॉइंट, इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। जो जो पॉइंट मैंने आपके यू कैन से स्कैनर में बोल्ड कर रखा है, देखना इसने ना अंडरलाइन कर रखा है, प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। मैच किया नहीं किया? किया सर। अभी और जादू दिखाऊंगा तुमको, देखो तो सही। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड, मैच किया नहीं किया? सर किया, स्टोरेज एंड इशू पे कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अब एक बात बताओ, क्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाला वर्ड लिखा है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे मुझे, इज द स्ट्रिक्ट कंट्रोल वर्ड रिटर्न? नहीं सर, आईसीआई को फर्क नहीं पड़ता, कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड क्या था, जल्दी से बताओ, कीवर्ड क्या था? स्टोरेज एंड इशू। तो अगर आपका कीवर्ड मैच हो गया, आपको नंबर मिल गए। किसने रोका? किसी ने नहीं। अगला पॉइंट, देयर शुड बी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट। इतना आपने अंडरलाइन करके एग्जामिनर को दिखा दिया, मोगेम्बो खुश हो गया, खत्म कहानी। इसके बाद रिम्बर्समेंट टू द मर्चेंट। ठीक है, रिम्बर्समेंट वाला पॉइंट आई थिंक कहीं ना कहीं नहीं लिखा है। ये आपने बस देखना, मर्चेंट हैज बीन ऑथोराइज्ड टू एक्सेप्ट द कार्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑथराइजेशन वाला पॉइंट इसने शायद से अपने मन से बनाया। अगला पॉइंट देखो सर, और बताओ क्या क्या पॉइंट है। टोटल अमाउंट शुड बी चार्ज टू द कस्टमर इंस्टेंटली, ये पक्का पॉइंट आपको मिलेगा। जो भी आप रिम्बर्समेंट करते हो टू द मर्चेंट, ये आप आफ्टर वेरिफिकेशन करेंगे, एंड इट शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट। क्या अगेन एक और कीवर्ड मैच कर गया? सर कर गया। ठीक है, प्लस इसके बाद अब हम और देखते हैं, प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिकवरी होनी चाहिए, स्टेटमेंट शुड बी रेगुलरली सेंड, एंड अगर जो हमारा कस्टमर है वो पेमेंट नहीं करता तो हम उसके साथ फॉलो अप करके चलेंगे। चलो, फॉलो अप वाला पॉइंट इसने नहीं लिखा, लास्ट वाला पॉइंट अगेन बना लिया। तो अगर आप देखो, क्वालिटी वाले पॉइंट्स कितने थे, 1 2 3 4 एंड यू कैन से 5। तो कहीं ना कहीं 4-5 पॉइंट्स तो हमारे मिल गए। क्या एग्जामिनर ऐसे केस में नंबर काटता है? नहीं काटता। अगर आप इसके देखोगे 4A में 5 में से 5 नंबर मिले हैं। ठीक है, एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव कवर्ड द बैंक ऑडिट क्लास। आप में से कितने बच्चे बैंक ऑडिट पढ़ चुके हैं? जल्दी से बताओ। सर अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 5 पॉइंट लेके काफी है। अगर आपको अपने 5 पॉइंट्स पे भरोसा है कि हाँ, जो मैं 5 पॉइंट्स लिख रहा हूं दीज आर इनफ, दीज आर सटीक, दीज आर द राइट पॉइंट्स, आपको एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आप 5 लिखो, 5 में से 5 मिल जाएंगे। जल्दी से बताओ, बैंक ऑडिट कौन कौन कवर कर चुका है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कवर्ड बैंक ऑडिट इन द क्लास?
स्नेहल कह रहा है सर अभी तक तो मैंने किया नहीं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? ठीक है, प्लीज बैंक ऑडिट कवर करना, एंड व्हेन यू विल कवर यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस दैट वी गिव टू दिस टॉपिक। सो ऑब्वियस सी बात है, जिसको आईसीआई इंपॉर्टेंस दे रहा है इसको हमको भी देनी पड़ेगी। अब आता है सर क्वेश्चन 4B, प्रोफेशनल एथिक्स तो सबने किया होगा। प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल से हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, इग्नोर नहीं करके चले थे। क्यों नहीं इग्नोर किया था? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि ये लोग इस तरह की बदमाशी कर सकते हैं, इस तरह की चीजें भी पूछी जा सकती है कि बताओ भाई व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो याद भी किया था इसको अपन ने, कोई प्रोफेशनल। ठीक है, कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, देन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट। बट व्हाट इज द गुड थिंग इन दिस आंसर कॉपी? बताओ, इसने यहां पे नहीं छोड़ा। ही हैज एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी सच्चा अच्छा इंसान, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट एसोसिएट विद एनी रिपोर्ट विच इज फॉल्स, विच इज मिसलीडिंग। एंड अब आप मजे की बात देखना, इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, उसमें से जो जो बातें इसको याद आ रही थी कि हाँ ऑनेस्टी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, गलत रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना, उतना लिखा, आगे बढ़ गया। इंटीग्रिटी की पूरी कच्चा चिट्ठा नहीं खोल दिया इसने कि सारा कहानी लिखूंगा, नहीं, उतना लिखेंगे जितने में हमारी 2 से 3 लाइनें भर जाए काफी है। फिर ऑब्जेक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी को किया, जितना जितना इसको ठीक लग रहा था। एंड देन ही एक्सप्लेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अगेन, क्या 5 में से 5 नंबर मिल गए? मिल गए सर। इसकी एग्जामिनर से कोई रिश्तेदारी थी जो चेक कर रहा था? नहीं। क्वालिटी दिख रही है, लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पेपर लिखा है। बताओ, फील आ रही है? बच्चा कह रहा है इसमें 4 मिले होंगे, नहीं बाबा 5 में से 5 मिले हैं। यही तो हमें वो पॉइंट देखना है ना यहाँ पे, इसी के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। आ रही है बात समझ? अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको चीजें समझी हुई है कि प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारे रेप्यूटेशन, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इस पे डिसरिप्यूट आए। ठीक है, तभी आजकल हम वीडियो नहीं बना रहे यूट्यूब पे। तो हम नहीं चाहते कोई डिसरिप्यूट आए, हम चाहते हैं कि आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें, सब मिलके ग्रो करें। दैट शुड बी द ग्रोथ बिहेवियर। और सर अब बात करते हैं 4C की। 4C वॉज योर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। इस बार ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट पेपर में 9 मार्क्स का आया। हम उस चैप्टर को काफी हल्के में ले लेते हैं, बट वो हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग डायरेक्ट ईएलसी एंड इनडायरेक्ट ईएलसी। मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज योर क्वेश्चन 4C। अब मजे की बात यह है बाबा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ दिखाऊं, एंटिटी लेवल कंट्रोल। कहा गया जी, कहा गया? एक सेकेंड देना बस। ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, पेज नंबर 109। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो सारे बच्चे, May 18 न्यू सिलेबस। ठीक है, while evaluating the risk and control, auditor should take cognizance of the direct and indirect ELC। आंसर देखना, पहले डायरेक्ट ELC का मतलब बताओगे। डायरेक्ट का मतलब है इट इज एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल और सब प्रोसेस लेवल। ठीक है, ये उसके ऊपर ध्यान रखता है कि वो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल आपने देने होते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू और इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट ईएलसी की। ये डायरेक्टली किसी प्रोसेस को रिलेट नहीं करता, ट्रांजैक्शन को रिलेट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट ईएलसी। अगेन एग्जांपल दे रखे हैं 3। अब आंसर देखते हैं। पहले डायरेक्ट ईएलसी का मतलब बताया कि इट इज अ कंट्रोल विच इज अबव द एक्टिविटी लेवल, अबव द प्रोसेस लेवल। फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी दिए, इंटरनल ऑडिट इसने एग्जाम्पल दे दिया। अब क्या इसने दूसरा एग्जाम्पल दिया बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू? नहीं, इंटरनल ऑडिट का जो एग्जाम्पल दिया था उसने उसको डब्बे में डाला कि एग्जामिनर साहब इस पे फोकस करो, बाकी चीजें मत देखो, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी टाइम थोड़ी है सब कुछ रीड करने का। फिर जब इनडायरेक्ट टीएलसी की बात करी तो इसने नॉट डायरेक्टली को डब्बे में डाला। सर ये क्या बुद्धू बच्चा है, एग्जामिनर के लिए काम आसान बना रहा है? और जो बंदा तुम्हारा पेपर चेक कर रहे तुम उसके लिए काम आसान बना रहे हो, क्या तुमने इनडायरेक्टली ब्राइब दे दी? ये तो करप्शन है। मैं कहता हूं करो ये करप्शन पेपर में।
फील आ रही है नहीं आ रही है स्मार्ट वर्क की? रैंकर का पेपर दिखा रहा हूं मैं तुमको लगता है ना रैंकर को क्यों मिलती है बढ़िया बढ़िया जॉब? इसलिए मिलती है क्योंकि रैंकर के अंदर समझदारी है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करके आता है, इनडायरेक्टली ब्राइब दे के आ गया। बच्चे 500 का नोट लगाते, इसने नोट डायरेक्टली को डिब्बे में डाला, ये दे दिया इसने 500 का नोट एग्जामिनर को। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉय, इसको भी डब्बे में डाल दिया। ये समझदारी हमको पेपर में दिखानी है, ठीक है। अगेन 4 में से 4 नंबर मिल गए। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव गॉट दिस। इस बच्चे के इस क्वेश्चन में 14 में से 14 नंबर आए हैं एंड ये इसका पहला सवाल है जो इसने पेपर में किया है। क्या लर्निंग मिली इस क्वेश्चन से? इस चीज को देख के आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। इसने देखा कि ये सवाल में मुझे तीनों पार्ट्स एकदम अच्छे से आते हैं, हमने अच्छे से कवर कर रखे थे, तो इसने सबसे पहले जाके एग्जामिनर को परोस दिया। अगर पहली ही डिश एग्जामिनर ने अच्छी खा ली, आपने उसका मन जीत लिया, आपने उसका दिल जीत लिया। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो ये आपका 4th क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5B। सो 5B वाज रिगार्डिंग योर कारो 2020। एक बार देखते हैं सर ये क्या क्वेश्चन कहता है। सो दिस क्वेश्चन हैड बेसिकली 2 to 3 पार्ट्स ऑफ कारो। क्या क्या पार्ट्स थे? सबसे पहली बात तो इनका ऑडिटर चेंज हुआ था इससे पहले। दूसरा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एक ट्रांजैक्शन इन्होंने दिखाई थी जो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं थी। तो आपने बेसिकली 2 क्लॉजेज ऑफ कारो की यहां पे बात करनी थी। एक तो आपका क्लॉज नंबर 8 इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लगा दी हमारी वार्ड, हम बात याद करते हैं जैसे क्लॉज 8 इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाला। एंड इसके बाद आपने बात करनी थी चेंज ऑफ ऑडिटर की, यानी पहला ऑडिटर गया फिर आप आए तो आपने उसके रिजिग्नेशन के रीजंस कंसीडर करने होते हैं। So this is how you had to write. This was a new question for the exam. तो क्या क्या क्लॉज लिखे हैं सर? सबसे पहले तो he has written clause number 8 for income tax authorities, तो कहीं ना कहीं उसके नंबर मिल गए। इसने फिर फैक्ट्स ऑफ द केस अलग से बताए। बट द कंपनी है सरेंडर, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है एज पर द लॉ और रेगुलेशन। 3 नंबर मिले। सोच रहे हो 2 नंबर कहां कट गए? एक क्लॉज और आना था, ठीक है। क्लॉज कौन सा आना था सर? क्लॉज नंबर 16 में आरबीआई वाला पॉइंट था कि आरबीआई हमको कैश देती है। 17 में खतरा कैश लॉस हो गया और 18 में हमारा ऑडिटर भी चला गया। तो क्लॉज 18 भी कहीं ना कहीं इसमें एड ऑन आना चाहिए था। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5C। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर इन्वेस्टिगेशन चैप्टर, ठीक है। जो हम इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ टर्नओवर, कि हमारा अगर जो फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर है उसमें हम क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप अपना देखो क्या क्या कंपटीशन चल रहा है, मोदी जी से बना के रखनी पड़ेगी, पॉलिटिकल हम देखेंगे, प्लस यू कैन सी क्या हम नए मार्केट्स एंटर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट है उसमें हम क्या बढ़ सकते हैं, मार्केटेबिलिटी, ठीक है। तो मार्केटेबिलिटी हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है, पॉलिटिकल रेगुलेशंस हो जाती हैं। ये सारी बातें हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन asked for 4 marks, क्योंकि आईसीआई ने इसमें 4 ही पॉइंट्स दे रखे हैं। तो these were the factors you had to write for assessing the future maintainable sales। अगेन मेरे को जितना समझ आता है ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे को तो जितना समझ आता है ये रिपीटेड क्वेश्चन था, या हो सकता है मैंने क्वेश्चन बैंक में ना डाला हो, कंसिडरिंग इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एक बार फिर भी देख लेते हैं, 1 मिनट दो बस। चलो भाई चलो चलो, चलो भाई चलो चलो। इन्वेस्टिगेशन कहाँ गया? ये रहा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेट तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ तो नहीं है। क्वेश्चन बैंक में तो नहीं है सर। नोट्स ये रहा। ऐसे कैसे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है देखो, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ लिया, ट्रेंड देखेंगे अपनी सेल्स का, फिर अगर हमको लगता है सेल्स गिर रही है नई मार्केट में जाएंगे। नई मार्केट में जाने में कौन हेल्प करेगा? मोदी जी हेल्प करेंगे। और नई मार्केट में क्या मिलेगा? नया कंपटीशन। इस तरह से आई एम श्योर हमने क्लास में चारों के चारों पॉइंट्स कवर करे थे। यही 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। तो अब इसने क्या लिखा है? ट्रेंड के बारे में लिखा है? नहीं लिखा। न्यू मार्केट्स लिखा, कंपटीशन लिखा, मोदी जी के बारे में लिखा। तो 3 नंबर मिलने चाहिए थे। सर मिले कितने हैं? मिले कितने हैं? आप तो आज सर मेरे को लग रहा है इसके नंबर ही घटवा दोगे। अरे माय गॉड, क्या एग्जामिनर सो के चेक कर रहा है या होश में चेक कर रहा है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या एग्जामिनर ने सो के चेकिंग करी है, होश में चेकिंग करी है? फटाफट बताओ। कम ऑन, तुम क्यों सो रहे हो? तुम्हारे पेपर हैं या नहीं है?
होश में करिए सर, हम भी हैं होश में, बातें कर जोश में, यूं न आंखें दिखा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर आप देखो तो ये वाला क्वेश्चन भी यहां पे हो जाता है। बट सर एक बात बताओ, इसने 5A बाद में किया, अगर आप यहां देखो 5B पहले किया, 5C फिर किया, फिर ये बंदा 5A पे आया, सर ये तो गुनाह है, ऐसा क्यों किया इसने? कोई दिक्कत नहीं है, आप एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ करो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ऐसा नहीं कि पहले 5B किया, फिर 4C किया, फिर 1A किया, फिर 3B किया, ऐसे नहीं। सारे पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड टू बी डन टुगेदर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A। इस क्वेश्चन का स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूं, चलो। रियलिटी इज दिस क्वेश्चन वाज अ न्यू क्वेश्चन इन द पेपर। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको अपना खुद का माइंड अप्लाई करना है, जो भी चीजें क्लास में सीखी उसके बाद आप कैसे उसको डील करोगे। अब देखना, समझना। सीए उमा इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ आरजे लिमिटेड। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, हाउ टू डील विद द न्यू क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। हमको फर्क भी नहीं पड़ता कोई भी काम करे, अभी तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे आएगी। During the course of audit, CA OMA obtained certain audit evidence of incorrect disclosure of related party transaction and structured finance deals, which was not considered with the affirmation, leading to misstatement in the financial statement. Discuss करो उमा जी, कैसे डील करेंगी इस सिचुएशन के साथ ऑडिट रिपोर्ट में, व्हाट कैन बी द डिफरेंट ऑप्शन। क्या मैं बोलूं यहां मिस स्टेटमेंट है या मटीरियल मिस स्टेटमेंट? दिल पे हाथ रख के बताओ जल्दी से, यहां पे मिस स्टेटमेंट है या मटीरियल मिस स्टेटमेंट? फटाफट बताओ, कम ऑन। इज इट अ मिस स्टेटमेंट और अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट? सर मिस स्टेटमेंट है। एंड मैंने आपको हमेशा से बोला है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटीरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। तो आप सबसे पहले यहां पे बोलोगे चेक वेदर इट इज मटीरियल और नॉट। अगर मटीरियल नहीं है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो, आगे बढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो चेक करेंगे कि ये इंपैक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऑडिट एविडेंस मिल गया है। तो आप यहां पे डिस्क्लेमर की बात तो नहीं करोगे ना? नहीं सर, डिस्क्लेमर की बात नहीं करेंगे, हम बस बोलेंगे अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन, एंड अगर परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। यस सर। अब ये बच्चा भी थोड़ा समझदार निकला, इसने भी सारे पार्ट्स कवर कर लिए, बट बाबा डिस्क्लेमर की तो जरूरत ही नहीं थी। ऑडिट एविडेंस अगर मिल चुका है तो डिस्क्लेमर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। देन ही हैज रिटन द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड फिर इसने बता दिया कि भाई हम ये करके काम कर सकते हैं। बट क्या आपको नहीं लगता दांत देनी पड़ेगी? नए सवाल को कितना ब्यूटीफुली हैंडल किया है। यस सर। तो कैसे हैंडल कर पाया? क्वेश्चन में हिंट छुपी थी कि आप बताओ क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस कौन सा ऐसे ऑफर करता है? 705 ऑफर करता है, कोई और ऐसे ओपिनियन के ऑप्शन ऑफर ही नहीं करता ऑडिट रिपोर्ट में। तभी आपको ऑडिट रिपोर्ट वाले ऐसे पकड़ने पड़ेंगे। ऑडिट रिपोर्ट के ऐसे हैं, ऐसे 700 की सीरीज, एंड ऑप्शन सिर्फ एक ही ऐसे में मिलते हैं, 705। समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात कैसे अपने को खेलना है? यस सर, दिस इज हाउ इट शुड वर्क। सो क्वेश्चन नंबर 5 डन डन डन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बात है सर, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस सेशन। पता है बहुत जरूरत थी आई थिंक इस सेशन को करने की। अब आता है सर क्वेश्चन 6C। ये बंदा भी ना एकदम, क्या बोले, चलो छोड़ो। 6C की अगर हम बात करें तो 6C में हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि ऑडिट प्रोग्राम कब कब मॉडिफाई हो सकता है। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर। अगर आप देखोगे तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स करके ऑडिट प्रोग्राम कवर कर सकता है। अगला पॉइंट है प्रोफेशनल एथिक्स का। इसमें क्या हुआ था ध्यान से समझना। Y इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ठीक है, X इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक एडवोकेट है। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। जब ये एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो मैं जब किसी को प्रॉफिट देता हूं तो क्लॉज 2 आता है, जब मैं किसी से प्रॉफिट लेता हूं तो क्लॉज 3 आता है। तो दोनों क्लॉजेस कहीं ना कहीं आपके इस आंसर में आने चाहिए। अब देखते हैं लिखा क्या है। इसने लिखा है क्लॉज 2, शेयर कॉम ब्रो, ठीक है, विच इज गुड। ही हैज ऑल्सो गिवन द, यू कैन से, एग्जाम्पल्स ऑफ जो प्रोफेशन हम देके चलते हैं। एंड इसने बोला नॉट गिल्टी, ऑब्वियस सी बात है, एडवोकेट हो या लॉयर दोनों हम वहां पे कवर करके चलते हैं। सर कितने नंबर मिले? 3 नंबर मिले। एक क्लॉज नहीं लिखा फिर भी 3 नंबर मिल गए। हाँ 3 नंबर मिल गए। तो ऐसे ना घबराया मत करो, कल को अगर पेपर में कोई एक क्लॉज छूट जाए या कुछ हो जाए, आपने अपना बेस्ट दे के चलना है। प्रेजेंटेशन की बात करो, क्या
मजेदार लाजवाब प्रेजेंटेशन है। क्लॉज आता है तो छाती ठोक के लिख के आया बंदा, अंडरलाइन करके ब्रैकेट में डाल के। फिर इसने शेयर कॉम ब्रो, जो मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए, इसको अंडरलाइन किया कि भाई देखो मुझे आता है शेयर कॉम ब्रो। फिर इसने सारे प्रोफेशंस के नाम लिखे, फैक्ट्स ऑफ द केस अलग से बताए, और लास्ट में लिखा नॉट गिल्टी। क्या यही बात मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स का जब टेस्ट सेशन हो रहा था मैंने बोला था, नॉट गिल्टी को अंडरलाइन करना, क्लॉज को अंडरलाइन करना, यही तो काम आपने करना है। अपने आप नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता नंबर बटोरने से। 3 नंबर मिल गए, ठीक है। चलो सर और आगे बढ़ो, और बताओ क्या लाए है वो आप हमारे लिए। अब आता है क्वेश्चन 6A। सर ये ना लाजवाब सवाल था, मैं बताता हूं क्यों। आईसीआई ने आपके कोर्स में डाल रखा है कारो 2020, एंड वो अज्यूम करके चल रहे हैं एक चीज। आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, प्लीज हो सके तो इस सच्चाई को सुन लो कड़वी गोली की तरह और पानी के साथ गटक लो। ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने कारो का गाइडेंस नोट पढ़ रखा है, जो इन्होंने गाइडेंस नोट 400 पेजेस का इशू कर रखा है, ये मान के चल रहे हैं वो भी आपने पढ़ा है। क्या हमने क्लास में कारो का गाइडेंस नोट कवर किया? सच्ची सच्ची बताओ चैट बॉक्स पे, फटाफट बताओ। हैव वी कवर्ड द कारो का गाइडेंस नोट और नॉट? स्नेहल कह रही है सर बिल्कुल नहीं किया। आपने तो कारो ऐसे भगा के फटाफट खत्म करा दिया, हमको तो कई गाइडेंस नोट दिखाई नहीं। मानस ने कहा नहीं किया, वेरी वेरी गुड। सो द राइट आंसर इज हमने नहीं किया। मैं भी झूठ क्यों बोलूं? बट अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में गाइडेंस नोट का यूज कितना है? गाइडेंस नोट में कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, तो वो इन्होंने एक पार्ट में पूछ ली। फिर इन्होंने पूछा व्हाट आर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ सीआईसी। अब जो सेकंड पार्ट है वो तो कर रखा है बाबा, उसके लिए मत बोलना वो नहीं किया। क्लॉज नंबर 16 आरबीआई में मैंने आपको सीआईसी वाले दोनों पॉइंट्स बता रखे हैं कि अगर एक ग्रुप में कोई सीआईसी है तो आप बताओ क्या वो एलिजिबल है टू बी अ सीआईसी। अगर वो सीआईसी से एग्जेम्प्ट है तो क्या वो एलिजिबल है टू बी एग्जेम्प्ट। एंड फिर अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी तो बताओ कितनी सीआईसी है। क्या रिपोर्टिंग कवर की है या नहीं करी है? सर करी है। तो जो रिपोर्टिंग है वो तो कवर करी है ना, यही तो आपने एग्जाम में करना है, यही तो आपने एग्जाम में करना है। मुझे पता है तुम 1.5 दिन में पूरा का पूरा 400 पन्ने का गाइडेंस नोट नहीं कवर कर पाओगे। क्लास में वाहवाही करोगे शुभम सर ने गाइडेंस नोट कराया बड़ा मजा आया, और 1.5 दिन में इधर उधर देखोगे अगले बगले क्या कराया सर, क्यों कराया, इतना कैसे हम रिवाइज करें। तो जो रिवीजन पॉसिबल है उतना करके तो जाओ कम से कम, वो तो आप कम से कम ठीक करके आओ। कोई बात नहीं ना, नहीं आता यार क्या हो गया। एसएफएम और एफआर में भी क्या तुम सारे 100% सवाल करके जाते हो क्या? क्या सारे कॉन्सेप्ट करके जाते हो? टैक्स में तो मैं बता नहीं सकता तुम कितने कॉन्सेप्ट छोड़ के जाते हो अपने साथ। दिस इज हाउ इट वर्क्स, यही स्मार्ट अप्रोच है। अब देखो सर इस बच्चे ने क्या किया, इसने कहा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन मैं बना के आता हूं क्लास में। इसने जाके वहां बना दी अपनी डेफिनेशन, एग्जामिनर ने कहा बुद्धू मत बनाओ, हम नहीं कंसीडर कर रहे तुम्हारी डेफिनेशन। पर इसने चारों के चारों पॉइंट क्लॉज 16 के चकाचक लिख दिए। क्या नंबर मिले? 5 में से 4 नंबर। सर ये तो स्कैम है। आधे बच्चे तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन देख के डर गए, बट इसने क्या किया, इसने कहा दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल, ठीक है, और कारों का क्लॉज लिख के आ गया चुपचाप। अब बताओ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, फटाफट बताओ। या कॉम्बो चलाना पड़ेगा दोनों का, जैसे एफआर में एके सर और मेरा कॉम्बो है, वैसे हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बो चलाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ हाँ या ना, टेल मी। कॉम्बो चलाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यही तो बात आपने सीखनी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैं 400 पन्ने कराता तो आप कारो छोड़ के चले जाते, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे रह जाती। तो इस तरह से आपने करके चलना है। चलो सर अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसने क्या कर रखा है, इसने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया है मुझे जितना समझ आ रहा है। 6B की तो हमने बात करी ही नहीं। फटाफट बताओ जिस जिसने टेस्ट 1 दिया है, टेस्ट 1 नहीं टेस्ट 2, क्या टेस्ट 2 में यही क्वेश्चन था? एबीएन कंपनी इज अ फर्म, इसका पीयर रिव्यू हुआ, पीयर रिव्यू के बाद जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन शेयर नहीं हुई और फाइनल रिपोर्ट सीधा पीयर रिव्यू बोर्ड को दे दी। वाज दिस द सेम क्वेश्चन इन योर टेस्ट 2? प्लीज टेल मी फास्ट यस और नो। किसी को भी मार्केट में मत बताना मेरी और आईसीआई की सेटिंग चल रही है, ठीक है। हमने सेटिंग कर लिया कि जो हम क्वेश्चन टेस्ट में देंगे वही वही क्वेश्चन आपने एग्जाम में देने, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होने चाहिए, तभी मजा आएगा। ये स्कीम जाके किसी और को नहीं बतानी तुमने बस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और बच्चा समझदार था,
इसने टेस्ट मुझे नहीं पता अटेम्प्ट करे थे या नहीं करे थे, पर पक्का देख के तो गया होगा कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया तो मुझे करना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज ऑन क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, और आईसीआई ने रिसेंटली एक आरटीपी में भी पूछा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कहीं ना कहीं ध्यान में रख के चलेंगे। 6B 5 नंबर, डन डनाडन डन। तो आईसीआई ने जो चीज आईसीआई और आरटीपी में पूछ रहे हैं उसकी इज्जत होती है, क्योंकि उसकी इज्जत है तो चांसेस है कि वो पेपर में भी आएगा ही आएगा। तो यहाँ हमारे 3 क्वेश्चंस तो हो भी गए। और बताओ सर और क्या क्या आप इसमें हमको सिखा सकते हो। 6 हो गया। अब इसके नंबर मेरे को लगता है थोड़े कम होते जाएंगे। 1 का C, इट इज योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब एक बात और बताओ, क्या हम टैक्स ऑडिट पूरा कवर करते हैं क्या क्लास में? थोड़ा और रियलिटी चेक खेलते हैं, जल्दी से बताओ। सर बस नवंबर 22 जैसा पेपर मई 23 में भी दिलवा दो। मैं तो चाहता हूं मई 23 का पेपर ना थोड़ा तड़कता भड़कता है, ताकि जो हम क्लास में क्वालिटी कवर कर रहे हैं, दैट क्वालिटी शुड हेल्प यू इन डूइंग वेल इन द एग्जाम। क्योंकि पेपर मरियल आएगा तो सबके नंबर आएंगे, बट अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल का आएगा तो आपको फील आएगी कि हाँ चलो ऑडिट में मेहनत करने का फायदा हुआ। ठीक है, दैट आई वांट। जल्दी से बताओ, टैक्स ऑडिट हम पूरा कवर करते हैं या नहीं करते हैं? जिसने टैक्स ऑडिट की क्लास देखी, तो टैक्स ऑडिट आता भी आखिरी में है। सारे के सारे बच्चे, मेरे को तो लगता है देखी भी नहीं होगी। अरे नहीं करते हैं यार, मैं बता रहा हूं ना, कहां करते हैं हम पूरा टैक्स ऑडिट कवर। 100 पेज का टैक्स ऑडिट दे रखा है इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में, कैसे कवर करेंगे? 1.5 दिन पूरा टैक्स ऑडिट पढ़ोगे तो भी कवर नहीं होगा टैक्स ऑडिट आखिरी 1.5 दिन में। सो द गेम इज पूरा कवर करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 1C में सवाल क्या पूछा है, मैं कह रहा हूं ना सेटिंग कर रखी है हमने। देखो तो सही 1C में, ये देखो 1C में क्या बोला है इन्होंने। You are required to state whether the tax audit report can be revised. If so, under what circumstances? आओ क्वेश्चन बैंक पे। अरे भाई आओ आओ क्वेश्चन बैंक पे आओ। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको तो सवाल भी एक तो गिने चुने मिलेंगे, और उन गिने चुने सवाल में से एक सवाल आईसीआई ने यहां आपसे पूछ लिया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब कब कैसे कैसे रिवाइज हो सकती है। देखो टैक्स ऑडिट में कुछ भी छोड़ जाना, बट क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, नोट्स और क्वेश्चन बैंक तो आपने करने ही करने हैं, कोई कुछ भी कहे कहता रहे। आरटीपी नवंबर 19, एंड दिस इज इन योर स्टडी मटेरियल आल्सो, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते, बट 3 ऐसे केसेस है जिसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हो, अगर आपके अकाउंट चेंज हो गए, लॉ चेंज हो गया, या लॉ की इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई। कम ऑन, अकाउंट चेंज हो गए, लॉ चेंज हो गया, या लॉ की इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई, वरना आप रिवाइज नहीं कर सकते। एंड अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज अ रिवाइज्ड रिपोर्ट। सो मुश्किल से आई थिंक 15 से 20 सवाल है हमारे टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन बैंक में, उतना भी अगर आई थिंक आप करोगे, दैट शुड बी मिनिमम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड इट शुड बी डन एट द एंड। जब पूरा ऑडिट एक लेवल पे खत्म हो जाए, फिर आपने टैक्स ऑडिट के तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। तो बच्चे ने अच्छा काम किया, इसने लिखा कि ये 3 केसेस ऐसे बन सकते हैं। इट कैन नॉट बी रिवाइज बट फॉलोइंग आर द केसेस, इसको लिखना चाहिए था। ऑर्डिनरीली इट कैंट बी रिवाइज बट इट कैन बी रिवाइज इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, in the given case it has already adopted the financial statement and there is no change in the adoption, it cannot be revised। एक बात बताओ दिल पे हाथ रख के, क्या आईसीआई ने ये सवाल पूछा था कि वो रिवाइज कर सकता है या नहीं, या उसने केसेस पूछे थे? उसने सिर्फ केसेस पूछे थे। उसने सिर्फ ये पूछा था कि कैन इट बी रिवाइज्ड, आप बोलो यस इन फॉलोइंग केसेस। आप क्यों बोल रहे हो इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड? तो अब क्या हुआ सर, 2 नंबर मिल गए मतलब में, गलत कंक्लूजन लिखने के। अब सब कुछ तो सब बंदे अच्छे नहीं कर सकते ना, परफेक्ट तो कोई नहीं है इस दुनिया में। परफेक्ट होते तो 100 में से 100 आ जाते पार्टी के, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना आपने बस समझ के चलना है मेरे दोस्त, that sometimes you also need to see the requirement of the question. You are required to state whether the tax audit report can be revised, and if yes, वो सुनना चाहता है आप हाँ बोलो, और उसको वो circumstances बताओ। आई बात समझ? दिस इज हाउ इट शुड वर्क। अब आता है सर अगला सवाल। 1C हो गया, अब 1B की बात कर लेते हैं। 1B was again a repeated question। ऐसे 505 में टोटल 4 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में डाल रखे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। जब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन की, देखना इधर, क्या नेगेटिव कंफर्मेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो इसका क्या मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन सही है? नहीं हो सकता है पार्टी को मिली ही ना हो। जब उसको मिली ही नहीं तो वो बेचारी रिस्पॉन्ड कहां से करेगी? दूसरा, पार्टी सेल्फिश है। सर क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड ही तभी करेगी जब उसके बात हित में नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था क्रेडिटर के केस में, मैं बोलता हूं मेरे को अपने क्रेडिटर को मान लो
1500 रुपए देने हैं, बट क्रेडिटर कहते हैं नहीं 1500 नहीं, मुझे तो 2000 रुपए लेने हैं, तो इस केस में तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा। तो तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब उसको लगेगा इंफॉर्मेशन विच इज एट वेरिएंस is affecting that other party। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे नेगेटिव कंफर्मेशन does not give a persuasive audit evidence। फिर अगर कंफर्मेशन का जवाब नहीं आ रहा तो हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं या कुछ करते हैं, alternate audit procedure। So this is how you had to frame the answer and it was again a repeated question from question bank। अब दिक्कत कहां है सर? One can be positive, one can be negative। in case of positive, in case of negative कहानी नहीं बनानी। जहां आपने कहानी बनानी शुरू कर दी एग्जामिनर का इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ऐसे 320 की बात भी नहीं करनी थी। आपने सिंपल सी बात ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर बोला, दैट इज गुड थिंग। नेगेटिव कंफर्मेशन डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, दैट इज अ गुड थिंग। बट रीजन तो बताओ, क्या दिक्कत है नेगेटिव कंफर्मेशन के साथ? समझ आ रही है? वो पॉइंट यहां पे लिखना चाहिए था। और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर बता के उसके एग्जाम्पल तो दो, वो दिए ही नहीं है। कैसे बताऊं कि मेरे क्रेडिटर से पैसे, अगर क्रेडिटर है बैलेंस शीट डेट पे तो पक्की बात है उसको पेमेंट कही होगी, सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट हुई होगी। तो वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऐसे 505 में नोट्स में कवर्ड है या नहीं है? जल्दी से बताओ। राधिका ने का टेस्ट में भी था। मैं तो कह रहा हूं ना राधिका, सेटिंग है पूरी बढ़िया वाली। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख रखे हैं। तो बचा क्या? आपने बस इन बातों को लिख के आना और कुछ भी नहीं है। बट टू द पॉइंट बात करनी है। कहानी जहां बनाओगे एग्जामिनर इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। चलो सर, अब आ जाओ 1B हो गया, अब 1A पे आ जाओ। 1A जो है, इट वॉज अबाउट द इश्यूज टू बी एड्रेस्ड वाइल विड्रॉइंग। तो ये क्वेश्चन भी नया क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूं इससे पहले कि ऐसे अपने सजेस्टेड आंसर लाएं, क्योंकि जब तक सजेस्टेड आंसर आएंगे तो मुझे लगता है दर्शन, दिव्या, आदित्य, राज, मेरी और यहाँ पे जितने भी बालिक बच्चे बैठे हैं सबकी मेरे को लगता है शादियां हो चुकी होंगी, क्योंकि आईसीआई का तो भी तो पता ही नहीं कब लाने सजेस्टेड आंसर। बट बात कर लेते हैं हम अपनी तरफ से कि भाई हमको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए। जब आप विड्रॉ करते हो तो सबसे पहले तो आप लोग विड्रॉ करने से पहले SQC1 यहाँ पे अप्लाई करके चलना है। सर SQC1 का क्या मतलब है? क्या इशू आ रहे हैं उसको आप डिसाइड करो कि विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विड्रॉ कर रहे हो तो मैनेजमेंट को बताएंगे, TCWG को बताएंगे और 2 लोगों को और को बताएंगे चिल्ला चिल्ला के। कौन? जिन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट करी और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। दूसरा, आप कंपनी से विड्रॉ कर रहे हो, ADT3 मैं हो गया फ्री। प्रोफेशनल एथिक्स, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को भी बताना पड़ता है विड्रॉ करने के वक्त क्या रीजंस रहे, क्या ऐसी चीजें हुई जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं विड्रॉ करना पड़ा। तो मुझे तो लगता है जब इस तरह का नया क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी सी बिरयानी बनानी चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट्स जो जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर सकते हैं उनको आप कहीं ना कहीं वहां पे लिख के आओ। बट एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है या सबसे लास्ट में? जल्दी से बताओ, क्या लर्निंग है इस पूरे पेपर में आपकी? ऑसम। ऐसे क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, इनमें बाद में आएंगे। ठीक है, और अभी तो हमने एमसीक्यूज की बात ही नहीं करी यार, बात ही नहीं करी। एमसीक्यूज तो एकदम लल्लू एमसीक्यूज मिलेंगे तुमको। अगर नोट्स को अच्छे से कवर कर लिया, एमसीक्यू में 24+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। इसने भी ऐसे ही कुछ किया, इसने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी दोस्त ने मेरे, एंड इसने SQC1 लिखा, उसके पॉइंट्स कवर करे। बट कई सारे पॉइंट जो थे मेरे को लगता है कवर नहीं हो पाए या कुछ गड़बड़ हो गई तो 1 नंबर मिला। बट घबराने वाली बात नहीं है। ये 1 नंबर किसका आया है? जिसके ओवरऑल 72 आए हैं। यानी बाकी चीजें जो अच्छे से आती है उनमें तो क्वालिटी मेंटेन करो, कुछ अगर नहीं भी आता चल जाएगा। ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिल करो। एमसीक्यूज और अगर आपने 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अच्छे से निपटा लिए, ऑडिट में एग्जेम्पशन पक्की है। बाकी 1-2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दिक्कत हो भी गई तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इतनी सी बात अपने दिल में रख के ऑडिट को कंफर्टेबली पढ़ना है आपने। ठीक है, अब आ जाओ सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई एम श्योर तुम लोग पक चुके हो अब तक। थोड़ा सा सर एक दो ना साउंड वाउंड बजा दो, ऐसे फीलिंग आ जाए IPL वाली। आ जाओ जी। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 3B। अगर मैं 3B की बात करूं, थोड़ा सा ना मेरे को लगता है इस बार स्कैम हुआ है। सर स्कैम किस सेंस में? लेट मी टेल यू द रियलिटी। तो 3B कहां का क्वेश्चन था ना? 3B वॉज द क्वेश्चन ऑफ योर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन November 19 एग्जाम। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में 2 ऑल्टरनेटिव दिए थे। एक ऑल्टरनेटिव हमने क्लास में याद किया था, दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्या ये बात
पता है आपको, जिस बच्चे ने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखा उसको पता होगी कि हमने इस तरह से ये चीज क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, मैंने बोला था एक याद करो, दूसरा होमवर्क में दे रहा हूं, शांति से कर लेना। अब पॉइंट ये आता है, जो हमने क्लास में याद किया था इसने वही का वही लिखा है। देखो रिस्क असेसमेंट के टाइम पे वॉक थ्रू करेंगे, टेस्टिंग फेज, कंप्लीशन फेज, कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट तो ठीक ठाक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बट पॉइंट ये है आईसीआई ने सिर्फ 2 नंबर दिए। सर ऐसा क्यों? आईसीआई ने सेकंड ऑल्टरनेटिव उठा के मार्किंग स्कीम बनाई है। अब सर इसको क्या बोले? इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सीए पेपर। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ सीए पेपर। तो अब हम क्या करें? इंक्रीज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्टडीज टू रिड्यूस सच रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। आपने अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत से करके जानी है, इस चीज को इग्नोर करो। ये थी, ये है, ये रहेगी, कुछ नहीं किया जा सकता। क्या ये पूरे पेपर में थी? नहीं, एक ही जगह मिली ना, चलता है। दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल। आप अपनी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्टडीज बढ़ाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे में 3 मिले हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, 2 से 3 नंबर चलो मान मिल भी गए। अब 1-2 नंबर के पीछे ना मुझे लगता है लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है किसी से भी। अपनी एनर्जी बचाओ और उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाओ। गॉट दिस पॉइंट? दिस विल बी माई गाइडेंस टू यू, क्योंकि अगर एज ए स्टूडेंट भी मैं देखता तो मैं इसी नजरिए से देखता। मैं कहता भाड़ में जाए, ठीक है ना, छोटी मोटी गलतियां होंगी होंगी, होने दो, बट अपनी तरफ से हम अपने एफर्ट्स पूरे करें, क्योंकि हम वही कर सकते हैं लाइफ में। हमें नहीं पता बाकी चीजें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3C। अब देखो 3C का गेम, प्रोफेशनल एथिक्स में अगर काउंसिल जनरल गाइडलाइन में कॉन्ट्रावेंशन है तो आप पहले काउंसिल जनरल गाइडलाइन लिखेंगे, फिर आपकी मर्जी, आप ये क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल लिखो या ना लिखो। तो इसने काउंसिल गाइडलाइन तो लिखी बट उसका चैप्टर नहीं लिखा। क्या चैप्टर लिखना चाहिए था? आंसर इज यस। मैं आपको बोल बोल के थक गया, 5 उंगलियों से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते तो चैप्टर 5 आएगा। इसी तरह से सर और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ। नेटवर्किंग इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर वाला चैप्टर है आखिरी में, चैप्टर 17, दैट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जो जो चैप्टर हमने क्लास में याद करने की कोशिश करी है, प्लीज इन चैप्टर्स को आपने ध्यान में रख के चलना है। एक और इंडिकेशन दो सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था? कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक में। सो प्लीज जहां जहां आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के लिए आपने ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। बच्चा कह रहा है सर इसी 1-2 नंबर से एग्जामिशन रह जाए तो? देखो फ्रैंकली समझना, मैं आज अपने घर से निकल रहा हूं, ठीक है, आपको क्या लगता है दुनिया कह रहा हूं, इंडिया में दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं? गिना है कभी? क्या कभी आपने आंकड़े देखे हैं? अगर आंकड़े देखोगे ना, आप घर से निकलना बंद कर दोगे, सड़क पे चलना बंद कर दोगे। सो रिस्क तो हमेशा है, बट हमें क्या करना है? हमें अपना काम करना है। पार्थ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बोलते थे ना कृष्ण जी। तो उसी को इंप्लीमेंट करके हमें चलना है। हमें क्या लेना देना क्या होने वाला है? हम अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करेंगे। नाउ वी विल लीव इट टू द ऑलमाइटी। ठीक है, इतनी मेहनत कर दो कि ऑलमाइटी भी कहे यार इसके नंबर आने चाहिए, किसी के आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को बस आप ध्यान में रख के चलना। 2 नंबर मिले 4 में से, रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ है। एंड मेरे को लगता है यहां तक नंबर देते देते एग्जामिनर भी थक चुका था। ऐसे 610 का क्वेश्चन अगेन, मुझे बोलते हुए बड़ा मजा आ रहा है सर। थोड़ा सा ना कुछ ऐसे ना बढ़िया से बजाओ, कुछ फील आए थोड़ी सी। सर ये क्या मतलब है? ये भी आपके जो मैंने टेस्ट देता हूं ना उसमें से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। सर ऐसा क्यों? अरे मॉक टेस्ट पेपर में पहले आईसीआई ने पूछ रखा था, तो मुझे लगता है जो चीज आईसीआई एमटीपी आरटीपी में पूछते हो चांसेस है पूछने के। अब पॉइंट यही है कि पता नहीं इतना ज्यादा अच्छा रिश्ता बन गया है कि मैच हो जाती है। सर अब 2 नंबर कहाँ कटे? कंक्लूजन में कटे। टेस्ट में भी बच्चे कंक्लूजन गलत लिखते थे, यहाँ पे भी आंसर में कंक्लूजन गलत लिख के आए। तो 3 नंबर सही चीज के मिल गए, याद रखने वाली चीज के। बाकी जगह 2 नंबर कट गए, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर भी बड़े अच्छे होते हैं। बस यहां खत्म हो गया यार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मजा आया होगा आपको, काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कहीं ना कहीं एक कंफर्ट आया होगा। मुझे तो ज्यादा जो चीज लगती है एज ए स्टूडेंट, जिस नजरिए से मैं देखता हूँ, हाँ दिव्या तुम बढ़िया उबासियां ले लो, हैं ये बहुत बढ़िया है। सर आज तो आपने सुबह सुबह मस्त पकाया, बड़ा मजा आया। हाँ, जो हमारे कंट्रोल में उस पर काम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस आ गया, शाबाश। सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग।
सो यस दैट्स ऑल फॉर इट। अब आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। नेक्स्ट टेस्ट का है, आई थिंक सारे टेस्ट की हमने डिस्कशंस कर लिया दोस्त, सारे टेस्ट की डिस्कशंस हो चुकी है। अब आपने बस अपना जो टेस्ट है वो अच्छे से निपटाने, प्रिपरेशन पूरी रखनी है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं ही खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।